जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। वर्तमान में इस टेस्ट के पार्ट 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट 5 के अंतर्गत 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। पार्ट 5 में हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स की प्रभावशीलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख लेंगे, इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है, पहला कथन कह रहा है कि मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता को अधिक सक्रिय बनाने के लिए वैज्ञानिक एंटीबायोटिक एडजेवेंट्स के संयोजन में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। और जो दूसरा कथन कह रहा है कि बैक्टीरिया की चयापचय गतिविधियों को बदलकर एंटीबायोटिक प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सकता है। देख लेंगे उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये जो दोनों कथन है ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने जो है मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए, अधिक सक्रिय बनाने के लिए, अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नई विधि को विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक एडजेवेंट्स के संयोजन में जो है एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया है। ये ऐसे तत्व हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध का मुकाबला करने में ये मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो पहला हो गया कथन वो सही हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि बैक्टीरिया की चयापचय गतिविधियों को बदलकर एंटीबायोटिक प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेंगे कि एंटीबायोटिक जीवाणु की चयापचय स्थिति को बदल देते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जो बैक्टीरिया हैं उनकी चयापचय की स्थिति को बदल देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। तो इस दूसरे कथन को भी देख लेंगे कि बैक्टीरिया की चयापचय गतिविधि को बदलकर एंटीबायोटिक प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी कथन सही है और इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम स्थापित किया गया है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, बी है कैथल, सी है फरीदाबाद और डी है अंबाला। प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम स्थापित किया गया है और इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कुरुक्षेत्र में। देखेंगे हरियाणा सरकार के स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जो है कुरुक्षेत्र के पेहवा रोड पर, कुरुक्षेत्र में पेहुआ रोड जो कि ज्योतिसार तीर्थ के पास है, वहां पर जो है कि कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए समान वेतन की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? प्रश्न कह रहा है कि पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर दोनों के लिए समान वेतन, यानी एक समान वेतन की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है?
और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है न्यूजीलैंड और डी है इंग्लैंड। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट और खिलाड़ियों के संघ द्वारा जो है 5 साल के समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड में पुरुष और महिला क्रिकेटर समान वेतन अब अर्जित करेंगे। और समझौते के अनुसार देखें तो महिला खिलाड़ियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सभी प्रारूपों और प्रतियोगिताओं में पुरुषों के समान जो है कि फीस दी जाएगी। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हम देख लेते हैं जो पहला कथन है। पहला कथन कह रहा है कि विश्व में 15 से 64 वर्ष की आयु के लगभग 284 मिलियन लोगों द्वारा वर्ष 2020 में नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया गया, जो पिछले दशक की तुलना में 18% अधिक है। और इसमें दूसरा कथन कह रहा है कि विश्व भर में अफीम का उत्पादन वर्ष 2020 और 2021 के बीच 7% बढ़ गया। ऐसा अफगानिस्तान में इसके उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। विकल्प जो है पहला इसमें दिया हुआ है ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से केवल जो दूसरा कथन है वो सही है। पहला कथन हम एक बार और देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि विश्व भर में 15 से 64 वर्ष की आयु, जो लोग 15 साल से 64 साल की उम्र तक है, के लगभग 284 मिलियन लोगों द्वारा जो है कि वर्ष 2020 में नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया गया, जो पिछले दशक की तुलना में 18% जो है वो अधिक है। तो देख लेंगे ये क्यों गलत हो जाएगा। देखेंगे कि 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 284 मिलियन लोगों ने 2020 में विश्व भर में नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, जो पिछले दशक की तुलना में 18% अधिक ना होकर के 26% अधिक है। तो इस प्रकार ये जो है कि डेटा जो है कि वो गलत है। ये 18% ना होकर यहाँ 26% होगा, इसलिए जो पहला कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विश्व भर में अफीम का उत्पादन वर्ष 2020 और 21 के बीच जो है 7% तक बढ़ गया, और इसका कारण दिया हुआ है कि ऐसा अफगानिस्तान में इसके उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ है। तो देख लेंगे कि विश्व भर में अफीम का उत्पादन जो है वर्ष 2020 और 21 के बीच 7% बढ़कर 7,930 टन हो गया है। 7,930 टन जो है कि अफीम का उत्पादन बढ़कर हो गया है, जो मुख्य रूप से जो है कि अफगानिस्तान में उत्पादन की वृद्धि के कारण हुआ है। तो ये दूसरा कथन सही हो गया और पहला कथन जो हो गया वो गलत हो गया। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, देखेंगे मात्रा और मूल्य के मामले में भारत से निर्यात की जाने वाली भारत की प्रमुख समुद्री खाद्य वस्तु कौन सी है। देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रमुख समुद्री खाद्य वस्तु कौन सी है मात्रा और मूल्य के मामले में भारत से निर्यात की जाने वाली। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। पहला है जमे हुए झींगा, यानी कि जो फ्रोजन श्रिम्प होते हैं, फ्रोजन श्रिम्प जो होते हैं वो जमे हुए झींगा, बी है जमे हुए विद्रूप, सी है जमी हुई मछली और डी है जमे हुए कटल फिश। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जमे हुए झींगा जो फ्रोजन श्रिम्प है। देखेंगे भारत ने भारी बाधाओं के बावजूद भी 2020, 2021, 2022 के दौरान जो है 57,586 करोड़ रुपए के समुद्री भोजन का निर्यात किया है, तथा वित्त वर्ष 2021-2022 में देखें के दौरान जो है कि
रुपए के निर्यात में 31.71 फीसद का जो है कि फीसदी का सुधार इसमें देखा गया है। और जो फ्रोजन श्रिम्प है, इसकी मात्रा और मूल्य के मामले में प्रमुख निर्यात वस्तु ये बना रहा है, जो जमे हुए झींगा है या फिर जो फ्रोजन श्रिम्प है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले ये जो क्वेश्चन किया गया उसमें एक चीज और देख लेंगे। ये जो है वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट, इसके संदर्भ में देखेंगे प्रत्येक वर्ष जो है कि 26 जून को विश्व ड्रग्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ड्रग्स दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, विश्व ड्रग दिवस को कब मनाया जाता है, ये 26 जून को मनाया जाता है। और विश्व ड्रग दिवस के अवसर पर नशीली दवाओं और अपराध पर जो है UNODC द्वारा वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 जो है वो जारी की गई थी। तो वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 कब जारी की गई थी? यह जो है वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 जो है विश्व ड्रग दिवस के अवसर पर ही जारी की गई थी, जो कि 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देख लेंगे ये प्रश्न जो है कि डिस्कस हो चुका है, आगे हम देख लेंगे। अगला प्रश्न जो है देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन को यहाँ, कि खबरों में रही अल्फिया पठान और गीतिका किस खेल से जुड़ी हुई हैं? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है मुक्केबाजी, सी है भारोत्तोलन और डी है बाड़ लगाना। तो अल्फिया पठान और गीतिका को देखेंगे ये किस खेल से जुड़ी हैं। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मुक्केबाजी। देखेंगे यूथ वर्ल्ड चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में एलोडा कप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। एलोडा कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये मुक्केबाजी से संबंधित है। अन्य देखें तो भारत की अन्य 2 महिला मुक्केबाज, जिसमें कलाईवानी श्रीनिवासन है, देख लेंगे ये भी मुक्केबाज है, कलाईवानी श्रीनिवासन। और एक और देख लेंगे मुक्केबाज को, जमुना बोरो। ये दोनों भी जो है कि मुक्केबाजों के नाम है, कलाविनी श्रीनिवास और जमुना बोरो। इन लोगों ने जो है इसमें रजत पदक जीता है, यानी कि चांदी का पदक जीता है, रजत पदक जीता है, तथा अल्फिया पठान और गीतिका ने जो है कि स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये सभी जो है कि ये मुक्केबाजी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि Y3023 दूनागिरी क्या है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे, ए है युद्धपोत है, बी है मिसाइल, सी है उन्नत दूरबीन और डी है पनडुब्बी। तो Y3023 को देखेंगे ये क्या है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये युद्धपोत है। देखेंगे दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A, दूनागिरी जो प्रोजेक्ट है वो 17A Y3023 का जो है युद्धपोत है। और इसका नाम जो रखा गया है, उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? और इसमें हम देख लेंगे, ए है दिल्ली विश्वविद्यालय को, बी है IISc बेंगलुरु को, सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को और BHU, और डी है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है, इसको। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन बी को, इसमें ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये देख लेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय
द्वारा इसको जारी किया जाता है और हाल ही में इसका 17वां संस्करण जारी किया गया है। और विश्वविद्यालय की श्रेणी में IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो अभियान है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हम देख लेते थे पहला जो कथन है, पहला कथन कह रहा है कि ये दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है। और इसमें दूसरा कथन कह रहा है कि इसका जो समापन हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर होगा। और तीसरा है, अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मोबाइल ऐप इको मित्रम लॉन्च किया गया है। देखेंगे इसको अलग से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि इको मित्रम जो है ऐप वो किस लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको हम देख लेंगे। ये जो है कि तटीय सफाई अभियान के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ये 3 कथन हो गए। इसमें प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ए है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इनमें से जो है कि तीनों जो है कथन वो सही है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के संबंध में। देखेंगे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग अभी वर्तमान में भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो पहला कथन हो गया वो सही हो गया। इस अभियान का जो समापन होगा वो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी कि देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब, ये जो है कि 17 सितंबर 2022 को मनाया जाएगा और इसी दिन इसका समापन होगा। तो इस प्रकार ये दूसरा जो हो गया ऑप्शन वो सही हो गया। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह जो है प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। और अगला हम इसमें हम देख लेंगे कि इस अभियान के माध्यम से लोगों के बीच एक बड़े पैमाने पर व्यवहार में परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य है तथा इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है कि कैसे प्लास्टिक का उपयोग जो है कि समुद्री जीवन को नष्ट कर रहा है। जो लोग तटों पे कचरा फैलाते हैं और जो है कि गंदगी फैलाते हैं, प्लास्टिक फैलाते हैं, इससे जो समुद्र में नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनकी बहुत बड़ी संख्या में जो है कि मृत्यु का कारण भी ये बनता है। अगला है कि अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मोबाइल ऐप इको मित्रम लॉन्च किया गया है। तो देख लेंगे कि जागरूकता फैलाने के लिए समुद्र तट की सफाई गतिविधि में स्वैच्छिक भागीदारी हेतु जिसमें कोई जो है कि स्वेच्छा से इसमें जो है कि पार्टिसिपेट कर सकता है। आम लोगों को रजिस्ट्रेशन करने हेतु जो है कि एक मोबाइल ऐप इको मित्रम लॉन्च किया गया है। तो ये भी जो है कि कथन बिल्कुल सही हो जाएगा और इस प्रकार ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे और इसमें डी उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, देख लेंगे कथनों को। पहला कथन देखेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स को मीटर में ऊंचाई द्वारा किलोग्राम में वजन को विभाजित करके मापा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में दूसरा कथन कह रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में कुपोषण को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 और ना ही 2। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लेंगे यानी कि ना तो 1 ना ही 2। ये दोनों कथनों को देखेंगे तो ये दोनों कथन सही नहीं होंगे। पहला इसमें कह रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स को मीटर में ऊंचाई द्वारा किलोग्राम में वजन को विभाजित करके मापा जाता है। तो देख लेंगे बॉडी मास इंडेक्स की गणना जो है
ऊंचाई के वर्ग द्वारा जो है वजन को विभाजित करके की जाती है, न कि इसमें देख लेंगे मीटर में ऊंचाई द्वारा, यहाँ ऊंचाई नहीं वर्ग हो जाएगा कि बॉडी मास इंडेक्स को जो है इसकी गणना जो की जाती है ऊंचाई के वर्ग द्वारा वजन को विभाजित करके की जाती है। इस प्रकार ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में कुपोषण को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो देखेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है कि भारत में कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ना हो करके ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। महिला व बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत में कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और इसके कुछ लक्ष्यों को इसमें हम देखें तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन और कम पोषण यानी कि कुपोषण को हर साल 2% कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं। उसी प्रकार हम देखें एक और इसका लक्ष्य हम देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष जो है 2% कम जो है कि 2% कम जन्म वजन तथा 6 से 50 महीने के बच्चों के साथ साथ जो है कि महिला और किशोरियां जो हैं जो कि 15 वर्ष से अधिक की हैं उनमें 30% की जो है इसमें कमी करना है। यानी इसका क्या अर्थ हो गया, यानी कि जो बच्चे जो है कि 6 महीने से कम के हैं, जो बच्चे 6 माह से कम के हैं, उनमें कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी प्रकार महिला और किशोरियों में कुपोषण को कम करने का जो है कि प्रतिवर्ष कितना लक्ष्य रखा गया, प्रतिवर्ष 3% का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे, इसमें जो है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, देख लेंगे कॉमर्शियल सप्लाई सर्विसेज CRS-25 मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किस संगठन द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन बी है स्पेसएक्स, सी है इसरो और डी है ESA। देखेंगे ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि स्पेसएक्स द्वारा। स्पेसएक्स की नासा के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 25वीं जो कार्गो उड़ान है वो हाल ही में शुरू की गई थी। और इसे जो है कि CRS-25 या कॉमर्शियल सप्लाई सर्विसेज, इसको वाणिज्यिक आपूर्ति सेवाएं भी कहा जाता है, इसको शुरू किया गया था। तो इस प्रकार इसमें हो जाएगा कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये स्पेसएक्स के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि हर साल विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 20 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी है 24 जुलाई और ऑप्शन डी है 26 जुलाई। देख लेंगे कि विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 20 जुलाई को। देखेंगे विश्व शतरंज दिवस हर साल जो है कि 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और उसी दिन यानी 20 जुलाई को ही 1924 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो FIDE है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो है उसकी स्थापना की गई थी। 20 जुलाई 1924 को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। और विश्व शतरंज दिवस हर साल को जो है कि 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने जो है 1966 में इस दिन को मनाने का विचार
रखा था 1966 में। यूनेस्को द्वारा जो है कि इस दिन को मनाने का विचार सबसे पहले रखा गया था। अगला है, देख लेंगे अगला प्रश्न कि परिवार न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हम पहला कथन देखेंगे। पहला कथन कह रहा है कि परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 अधिनियमित किया गया था। और दूसरा कथन है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से एक या एक से अधिक व्यक्तियों को परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। परिवार न्यायालय के संबंध में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हम देख लेंगे, इसमें जो प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, यहाँ एक चीज ध्यान देंगे। इसमें ये प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक करके हम पहले कथन को सबसे पहले देख लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 को अधिनियमित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। देखेंगे परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 को पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था, ताकि सुलह को बढ़ावा दिया जा सके तथा विवाह तथा जो भी पारिवारिक मामले हैं एवं संबंधित विवादों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। तो अतः कथन एक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसमें दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से एक या एक से अधिक व्यक्तियों को परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो देखेंगे राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से एक या एक से अधिक परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकती है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें से दोनों कथन सही हैं। और प्रश्न कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, और इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अभी देख लेंगे 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित और कार्यरत कुल 715 जो हैं कि परिवार न्यायालय हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश राज्य में 3 परिवार न्यायालय हैं और नागालैंड राज्य में जो है कि 2 परिवार न्यायालय इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरेगा। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 7, बी है 6, सी है 8 और डी है 5। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वो 7 जिलों से होकर गुजरेगा। और इसको हम देख लेते हैं। इस परियोजना से लाभान्वित जनपद कौन कौन से हो जाएंगे। ये हो जाएंगे चित्रकूट, बादा, महोबा, इसके बाद हम देख लेंगे हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। इनको जो है इस एक्सप्रेस वे का लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को देखें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि जालौन उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका जो उद्घाटन किया गया वो जालौन यूपी में इसका उद्घाटन किया गया। और इसके मुख्य बिंदु जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है देख लेंगे 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है तथा ये 7 जिलों से होकर गुजरेगा। और अंत में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। 7 जिलों से होकर गुजरेगा और अंत में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा। यह एक्सप्रेस वे जो है कि एक औद्योगिक उछाल लाकर एक तरीके से कह सकते हैं इस क्षेत्र में जो है कि कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न है कि माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसमें देखेंगे कि ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है दिल्ली,
सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। 26 जुलाई 2021 को 26 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है कि माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया। और इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग जो हैं सरकार को विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं और यूपी सरकार उन्हें जो है कि राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी बदले में दे सकती है। और इसी कारण जो है कि ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य द्वारा वर्ष के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीति लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन देखेंगे कि किस राज्य द्वारा जो है कि वर्ष के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीति लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। देख लेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 से 30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति जारी करने की योजना बनाई गई है और इसे विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर 11 जुलाई को इसको रिलीज किया गया। नई जनसंख्या नीति के माध्यम से जो है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के तहत जो है कि गर्भ निरोधक उपायों जैसे कि उसकी सुलभता को बढ़ावा दिया जाएगा तथा सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की भी कोशिश की जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजातीय समूह से हैं। और इसमें देख लेंगे कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति बनाई गई हैं और ये जो है कि किस जनजातीय समूह से हैं। ऑप्शन ए है भील, बी है संथाल, सी है बोडो और डी है डोगरी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संथाल जनजातीय समूह से। देखिए द्रौपदी मुर्मू को, तो ये जो है कि एक भारतीय पॉलिटिशियन है जो कि भारत की 15वीं और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। वो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, वह जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्या थी तथा वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली महिला हैं। वह संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं तथा मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद जो है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा देने वाली दूसरी महिला हैं। यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी और दूसरी जो है वो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और देखेंगे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से 2004 तक जो है ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में उनके द्वारा कार्य किया गया तथा 2015 से 2021 तक 2021 तक जो है कि झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में उनके द्वारा पदभार संभाला गया। तो इस प्रकार देख लेंगे कि जो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो किस जनजातीय समूह से हैं, तो वो संथाल जनजातीय समूह से हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।